हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। यदि आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आवर्त सारणी। रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी आवर्त सारणी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आवर्त सारणी का विकास हुआ और स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली बात कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। अब सबसे पहली बात करें, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ताकि तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। आवर्त सारणी में क्या किया जाता है, तत्वों को समूहों में बांट लिया जाता है, अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। एक ही समान गुणों वाले जो तत्व होते हैं उनको एक वर्ग में रख लिया जाता है। तो अगर हम एक वर्ग का अध्ययन करते हैं तो मतलब उन सारे तत्वों का अध्ययन हो गया है। इसलिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया जाता है, तत्वों को आवर्त सारणी में रखा जाता है ताकि उनका जो अध्ययन है वो आसानी से हो सके। एक वर्ग में सेम गुणों वाले तत्व रखे जाते हैं, जिससे बेनिफिट ये होता है कि एक वर्ग का अध्ययन हम कर लेते हैं तो फिर मतलब उस वर्ग के सारे तत्वों का अध्ययन हमने कर लिया है। नहीं तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स, अलग अलग तत्वों का अगर हम अध्ययन करते तो फिर बहुत लेंथी हो जाता काम और उतनी स्टडी करना इजीली पॉसिबल नहीं होता। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ताकि तत्वों का अध्ययन करना आसान हो सके। तो बात आती है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। पहली बात यही है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। क्लियर। अब बात करें आवर्त सारणी की, तो सबसे पहले आया डोबेराइनर का त्रिक नियम। त्रिक मतलब 3। तो डोबेराइनर ने क्या किया, तत्वों के जो समूह बनाए उसमें एक समूह में उसने 3-3 तत्व रखे, एक समूह के अंदर 3-3 तत्व रखे। इस 3-3 तत्वों के समूहों को ही उसने त्रिक नाम दिया। तो डोबेराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूहों में व्यवस्थित किया और इन समूहों को उसने त्रिक कहा। तो 3-3 के जो समूह थे उसको उसने त्रिक कह दिया। अब उसने कहा 3 तत्वों को अगर बढ़ते परमाणु भार में लगाया जाए, जैसे ये मान लो एक तत्व है, ये दूसरा तत्व है, ये तीसरा तत्व है। हमने इन तत्वों को ऐसे अरेंज करना है कि ये हल्का, ये उससे भारी, ये उससे भारी, या यूं 1 2 3। तो व्यवस्थित ऐसा होना चाहिए कि ये हल्का, ये उससे भारी, ये उससे भारी। यानी उसका जो त्रिक था उस त्रिक की व्यवस्था हमने इस प्रकार करनी है कि तत्वों को परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाना है। तो जो बीच वाला तत्व होगा उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा, पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार यदि त्रिक में उपस्थित तीनों तत्वों को परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। तो ये डोबेराइनर का त्रिक नियम था। तो इस प्रकार यदि तत्वों को 3-3 के समूहों में बढ़ते परमाणु भार के आधार पर अपने लगा देते हैं डोबेराइनर के अनुसार, तो जो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार होगा वो शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा। अब आगे देखें डोबेराइनर ने त्रिक कैसे अरेंज किया। तो ये डोबेराइनर के त्रिक थे। पहला त्रिक LINA जो येलो कलर में दिखाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा डोबेराइनर का त्रिक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो LINA डोबेराइनर का त्रिक है। फिर कैल्शियम, स्ट्रोशियम
बेरियम डोबेराइनर का तरीका है। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आवर्त सारणी में वर्तमान जो आवर्त सारणी है उसमें भी ये तत्व इसी क्रम में लगे हैं। Li के नीचे Na के नीचे K, कैल्शियम के नीचे सेंट्रोशियम के नीचे बेरियम, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। वर्तमान आवर्त सारणी में भी अरेंजमेंट ऐसे ही है। तो अब देखिए अपने एक्सप्लेन करेंगे अब पहले तरीके को इसके Li, Na और K को डोबेराइनर के नियम से। तो डोबेराइनर ने कहा कि इन तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लगा दिया। ये जो तत्व थे इनको बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लगा दिया गया, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लगा दिया। अब देखें Li, Na और K, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा, जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, वो पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। अब पहले का परमाणु द्रव्यमान कितना है? लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है, पोटेशियम का कितना है? 39 है। तो सोडियम का इन दोनों का एवरेज होगा, यानी 7 + 39/2 यानी 46/2 यानी 23। और जब प्रैक्टिकली फाइंड किया गया तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 ही था। तो इसका मतलब डोबेराइनर ने जो बात कही थी वो सही थी कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे? 7 + 39/2 यानी 46/2 23। तो ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23। तो ये डोबेराइनर का त्रिक नियम था। लेकिन डोबेराइनर के समय ज़्यादा तत्वों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए डोबेराइनर ने जो त्रिक दिए वो आगे सक्सेस नहीं हुए। जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई तो फिर ये त्रिक जो थे, जो उसने कहा था कि तत्व 3-3 के समूहों में पाए जाते हैं, तो फिर वो समूह बढ़ गए। 3 के समूह की बजाय कुछ वर्गों में 4 यानी समूह यानी वर्ग, तो कुछ वर्गों में 4 तत्व भी हो गए, कुछ में 5 तत्व भी हो गए। इसलिए डोबेराइनर की जो आवर्त सारणी थी वो नेग्लेक्ट कर दी गई। उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब अष्टक नियम, अष्टक मतलब 8। तो न्यूलैंड ने जो नियम दिया था अष्टक नियम, इसने इस नियम की तुलना संगीत के 8 सुरों से की थी। 8 के लिए ही अष्टक लिखा है। तो संगीत के जो 7 सुर होते हैं, संगीत के 8वां सुर पहले सुर के जैसा होता है। संगीत के 7 सुर होते हैं, 8वां सुर पहले सुर के जैसा होता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर वापिस सा आ जाता है। तो जिस प्रकार संगीत के 7 सुरों के बाद जो 8वां सुर आता है वो पहले सुर के जैसा होता है, इसी प्रकार तत्वों को यदि व्यवस्थित किया जाए तो जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व के जैसे गुण रखेगा। क्लियर? तो जिस प्रकार संगीत के 7 सुरों के बाद 8वां सुर पहले सुर के समान होता है, ठीक उसी प्रकार तत्वों को व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के जैसा होता है। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। न्यूलैंड ने अपने सिद्धांत की तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा। न्यूलैंड के अनुसार जिस प्रकार संगीत का 8वां सुर संगीत के पहले सुर के समान होता है, उसी प्रकार आवर्त सारणी के 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अब न्यूलैंड की सारणी देखें हम। तो न्यूलैंड की सारणी बनाने से पहले बता दूं कि अकीरिया गैसों की खोज अब तक नहीं हुई थी। तो अकीरिया गैस से हम लोग छोड़ेंगे न्यूलैंड में। सारणी जब बनाएंगे तो अकीरिया गैस से आपने छोड़नी है। और इवन दैट अकीरिया गैसों की खोज मेंडलीफ तक भी नहीं हुई थी। तो न्यूलैंड में अकीरिया गैस से हम नहीं लिखेंगे। जैसे सारणी देखें, सामने सारणी आपको दिखाई दे रही है, ऊपर 7 सुर मैंने लिखे हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर वापिस सा ही आएगा। क्लियर? तो इसलिए जो 8वां सुर आएगा उसके गुण पहले सुर के जैसे होंगे। अब आप देखें 1 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन। तो 1 नंबर पे हमने हाइड्रोजन ही लिखा है। फिर 2 नंबर पे आता है हीलियम, लेकिन हीलियम अकीरिया गैस है इसलिए छोड़ दी गई, हीलियम छोड़ दी। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, लेकिन फ्लोरीन जो होगा वो सा से मैच कर जाएगा। अब देखो सा, रे, गा, मा, पा, धा,
नी और फिर सा आएगा, तो सा को सा के नीचे ही लेके जाना है, क्लियर। तो एफ एच के नीचे आएगा, फिर वही सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा। अब अकीर अगेंस्ट से नहीं लिखी, जैसे आर्गन भी नहीं लिखी, देखिए 18 नंबर वाली फ्लोरीन, फिर 10 नंबर वाली न्योन मिस की है क्योंकि न्योन भी अकीर अगेंस्ट है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन भी मिस करी है, आर्गन भी अकीर अगेंस्ट है। फिर पोटेशियम और कैल्शियम। तो इस प्रकार अकीर अगेंस्टों को स्थान यहां नहीं दिया गया। लेकिन न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमी क्या रही, हाइड्रोजन का एक तो स्थान निर्धारित नहीं हो पाया, क्योंकि हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ इसमें रखा गया, और हालांकि वर्तमान जो आधुनिक सारणी है उसमें भी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, हैलोजन के साथ रखा गया इसमें हाइड्रोजन को, जबकि हाइड्रोजन को अन्य स्थानों पर भी रखा जा सकता था। तो वर्तमान में लिथियम सोडियम और पोटेशियम के साथ रखी हुई हाइड्रोजन, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें लिथियम सोडियम और पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन को रखा गया है। इसलिए एक तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हुआ, और दूसरा न्यूलैंड ने कहा कि 56 तत्व ही प्रकृति में है, इससे ज्यादा तत्व कोई खोज नहीं सकता, तो इससे ज्यादा तत्व खोजे ही नहीं जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी कमी थी न्यूलैंड की, वर्तमान में जो साइंटिस्ट है वो यही कहते हैं कि तत्व बहुत हैं, दुर्लभ तत्व हैं जो खोजे जाने मुश्किल है पर असंभव नहीं है। तो वर्तमान में हम लोग काफी आगे चले गए हैं 56 से। तो न्यूलैंड की कमियां थी कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, यानी 20 नंबर तक ही लागू होता है। इसके बाद स्कैंडियम आता है, तो स्कैंडियम को अगर यहां लिखते हैं तो फिर यह गलत है, स्कैंडियम इस लाइन में आता ही नहीं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसलिए यह सारणी एक तो 20 तक लागू होती है, और दूसरा इसने कहा प्रकृति में 56 ही तत्व हैं, भविष्य में अन्य तत्व नहीं मिलेगा। तो एक तो हाइड्रोजन का स्थान हो गया, एक कैल्शियम तक लागू होता है, एक 56 ही तत्व है, भविष्य में कोई और तत्व नहीं खोजा जा सकता। तो ये न्यूलैंड की कमियां थी सारणी की। अब चलते हैं अपने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की ओर। उसके बाद आवर्त सारणी मेंडलीफ की, और मेंडलीफ के बाद आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तो मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया और निम्न आवर्त नियम दिया। क्या नियम दिया था मेंडलीफ ने? मेंडलीफ ने कहा तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं, मेन रासायनिक गुण को ही लेकर चलेंगे, हालांकि भौतिक गुण भी वर्ड हमारी बुक्स में लिखा होता है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, लेकिन मेंडलीफ ने मेन रासायनिक गुण और परमाणु द्रव्यमान में समानता के आधार पर सारणी बनाई थी। सारणी में आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा एक एक चीज क्या थी मेंडलीफ की सारणी। तो मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया तथा निम्न नियम दिया। तो मेंडलीफ ने कहा तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे हम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को अरेंज कर रहे हैं, जैसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाला, उससे फिर ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला, फिर उससे ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला, तो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद जो अगला तत्व आता जाएगा उसके गुण कहीं ना कहीं पहले वाले तत्व से समानता रखेंगे, आवर्ती फलन होंगे। आवर्ती का मतलब रिपीट होंगे। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यानी एक निश्चित समय, निश्चित अंतराल के बाद वापिस सेम गुणों वाले तत्व आना शुरू हो जाते हैं। वो सारणी अभी डिस्कस करेंगे हम, तब क्लियर करेंगे सारी बातें। और मेंडलीफ की सारणी में सबसे मेन बात 8 वर्ग यानी 8 समूह, 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां और 6 क्षैतिज पंक्तियां थी, 6 आवर्त थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां यानी वर्ग या समूह थे और 6 क्षैतिज पंक्तियां आवर्त थे। तो 6 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। वर्तमान में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, लेकिन मेंडलीफ की सारणी में 8 वर्ग और 6 आवर्त थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मेंडलीफ की सारणी देखते हैं और बातें क्लियर करते हैं सारी कि क्या था मेंडलीफ का सिस्टम। ये आपको मेंडलीफ की सारणी दिखाई दे रही है। तो ऊपर आप देख रहे हैं ग्रुप, ग्रुप यानी वर्ग। तो आपको 8 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां। तो ये 8 वर्ग आपको सारे दिखाई दे रहे हैं। अब मेंडलीफ ने क्या किया, इसको रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर अरेंज किया। कैसे? जैसे उसने पहले ऑक्सीजन से क्रिया कराई,
तो जिसका ऑक्साइड R2O बना, R2O, जिसका ऑक्साइड भी R2O बना, उसने उसको पहले वर्ग में रख दिया। जैसे आप देखें हाइड्रोजन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो H2O बनता है, तो वो R2O से मैच कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही लिथियम Li2O, सोडियम Na2O, पोटेशियम K2O, कॉपर Cu2O, रुबिडियम Rb2O, सिल्वर Ag2O, सीजियम CS2O और गोल्ड Au2O। तो जिसके भी ऑक्साइड का सूत्र R2O बना, उसको उसने इस लाइन में रख दिया। तो रासायनिक गुणों के आधार पर अरेंज किया है। क्लियर? अभिक्रिया करवाई गई थी, ऑक्साइड बनाए गए ऑक्सीजन से क्रिया करवाकर, हाइड्राइड बनाए गए हाइड्रोजन से क्रिया करवाकर। तो जिसके हाइड्राइड का सूत्र R की जगह H यूज करेंगे हम लोग, RH, मतलब जैसे हाइड्रोजन को देखें तो HH तो H2 बन गया। लिथियम का हाइड्राइड तो LiH, सोडियम का हाइड्राइड होता है NaH, पोटेशियम का हाइड्राइड होता है KH। तो जिसके सूत्र, अब जैसे दूसरा वर्ग ले हम, तो जिसका सूत्र RO बनेगा, ऑक्साइड का सूत्र RO, जैसे आप देखें मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO होता है, MgO, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO होता है, जिंक का ऑक्साइड ZnO होता है। तो ये ऊपर रासायनिक गुणों के आधार पर ये सूत्र लिखे हुए ऊपर इनके। क्लियर? तो यानी कुल मिलाकर जिसकी संयोजकता 1 थी उसको पहले वर्ग में रख दिया, जिसकी संयोजकता 1 पहले वर्ग में, जिसकी संयोजकता 2 दूसरे वर्ग में, जिसकी संयोजकता 3 तीसरे वर्ग में, जिसकी संयोजकता 4 चौथे वर्ग में, जिसकी संयोजकता 5 उसको 5वें वर्ग में, जिसकी संयोजकता 6 है उसको 6ठे वर्ग में, जिसकी संयोजकता 7 है उसको 7वें वर्ग में, और जिसकी संयोजकता 8 है उसको 8वें वर्ग में रखा गया। और उसने प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा। जैसे यहां देखें आप, एक उपवर्ग इसको देखें, इस एरिया को देख लें, चाहे कोई सा भी देख लेना आप। एक उपवर्ग A है और एक उपवर्ग B है। प्रत्येक वर्ग को आगे उपवर्गों में बांटा था, A और B में। हर वर्ग आप देख सकते हैं A और B उपवर्ग में बांटा हुआ है। अब आप अगर आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे, कंपेयर करवाऊंगा मैं आपको। अब आप अगर आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी एक्चुअल में इसी को ही ध्यान रख के बनाई गई है। इसने बस इसकी कमी यही थी कि इसने एक ही वर्ग में दोनों लिख दिए, AB और BB। आधुनिक आवर्त सारणी में इस A को अलग कर दिया गया और B को अलग कर दिया गया। जैसे इसी एग्जांपल को देखें आप, आपको A दिखाई दे रहा है, N, P, AS, SB और BI, ये A है, ये A है, 5th A, ये 5वां वर्ग है, 5th A। अब आप आधुनिक आवर्त सारणी देखें तो आपको 5th A ये दिखाई दे रहा, 5th A। वही N, P, AS, SB और BI आपको दिखाई दे रहे हैं जो मेंडलीफ ने 5th A में रखे थे। फिर देख लें मेंडलीफ का 5th A देखें, ये मेंडलीफ का 5th A है। आप तत्व देखें, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। यही तत्व आपको आधुनिक आवर्त सारणी में मिलेंगे 5th A में। कभी भी आप मैच कर लेना सारणी को, A और B। बस उसकी कमी यही थी कि उसने A और B इकट्ठे लिख दिए थे। ये देखें आप, जैसे ये 5th A है, ये रहा 5th A और ये रहा 5th B, ये 5th B है इसमें, देखो ये रहा 5th B। और मेंडलीफ ने ये 5th A और 5th B इकट्ठे रखे थे। अब इसका 5th B देखें तो वेनेडियम, वेनेडियम के बाद नोबेलियम, नोबेलियम के बाद टेंटेलम। उधर भी आप देख सकते हैं सेम है, ये वेनेडियम वाली लाइन जो है ये सेम है, देखें आप, ये 5th B है। तो आधुनिक सारणी में ये A और B अलग कर दिए गए और मेंडलीफ की सारणी में इकट्ठे थे। एक्चुअल में मेंडलीफ के आप टोटल देखेंगे तो 17 वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 है, क्योंकि अक्रिय गैसों की खोज मेंडलीफ तक नहीं हुई थी। तो एक ही वर्ग बढ़ा 18वां, 17 वर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इसको देख रहे हैं, पहली लाइन में A और B 2 हैं, दूसरी में भी A और B 2 हैं, तीसरी में भी A और B 2 हैं, चौथी में भी A और B 2 हैं, पांचवी में भी A और B 2 हैं, छठी में भी A और B 2 हैं, सातवीं में भी A और B 2 हैं। तो इस प्रकार 14 तो यही हो गए। और यहां आप देखें तो 3 है, ये देखें आयरन वाली लाइन ये रही, कोबाल्ट वाली लाइन ये रही और निकिल वाली लाइन ये रही। आधुनिक में तीनों अलग अलग किए हुए हैं। आधुनिक देखें तो Fe वाली लाइन ये रही। ये मेंडलीफ ने इनको एक ही वर्ग में रख दिया, इस एरिए को। तो ये 3 आधुनिक में अलग कर दिए गए।
तो इस प्रकार 17 वर्ग तो आपको यहीं दिखाई दे रहे हैं सामने, और आधुनिक में 18 है, सिर्फ यहाँ अकिरिया गैंस से और जोड़ी गई, ये 18वां वर्ग एक अकिरिया गैंसों वाला और जुड़ गया है। तो ये मेंडलीफ की सारणी है जिसमें हम लोग 8 वर्ग पढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में मेंडलीफ ने 8 ही वर्ग बताए थे, उन्हें आगे उपवर्गों ए और बी में बांटा। इसी प्रकार आवर्तों को भी उसने आवर्त को भी फर्स्ट और सेकंड आवर्त उप आवर्तों में बांटा। देखो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, आवर्त को भी बांटा हुआ है उसने, आवर्त को भी आगे डिवाइड किया और वर्ग को भी उसने आगे डिवाइड किया। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी। आधुनिक आवर्त सारणी इसी को ही आधार मानते हुए बनाई गई है। फर्क इतना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित है और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है। अब मेंडलीफ की विशेषता क्या रही? मेंडलीफ की सबसे बड़ी जो विशेषता रही, मेंडलीफ की सारणी की जो सबसे बड़ी विशेषता रही, अगर हम देखें तो मेंडलीफ ने उन तत्वों के लिए भी स्थान छोड़ दिया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मेंडलीफ ने उन तत्वों के लिए भी स्थान छोड़ दिया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। जैसे अभी देखें हम, कौन कौन से तत्व देखें, यहां देखें, जैसे अब ये एरिया आप देखें, यहां कोई तत्व नहीं लिखा गया है, तो मेंडलीफ ने इसकी जगह खाली छोड़ दी। और सबसे बड़ी बात कि इसका उसने परमाणु भार बता दिया। इस एरिया में जो तत्व आएगा उसका परमाणु भार वो बता गया कि लगभग 45 होगा, 44.96 लिखा हुआ है यहाँ, तो लगभग 45। ऐसे आप देखें इस जगह को वो खाली छोड़ गया, इसके बिल्कुल नीचे ये वाली जगह भी खाली छोड़ गया। क्लियर? ये जगह भी खाली छोड़ी हुई है, इसका भी परमाणु भार बताया हुआ है 69.72। ऐसे ये जगह भी खाली छोड़ी हुई है, देखें आप ये वाली। तो इस प्रकार मेंडलीफ की विशेषता रही कि मेंडलीफ जो था, आप ये मान लें कि समय से बहुत आगे चल रहा था, जो तत्व उस समय तक खोजे नहीं गए थे वो उनका भी स्थान दे गया और उनका भी परमाणु भार बता गया कि ये तत्व, यहाँ कोई ना कोई तत्व आएगा जो वर्तमान में मैं खोज नहीं पाया हूं, मैं पुट नहीं कर पाया हूं, लेकिन उनके वो नाम दे गया जाता जाता। क्या कहा, किसको क्या कहा वो देखें हम लोग। यहां जो तत्व आएगा इस जगह, यहां वर्तमान में स्कैंडियम है, यहां वर्तमान में स्कैंडियम है सेकंड बी के अंदर, ये आप देखें थर्ड, ये थर्ड बी है, थर्ड बी में वर्तमान में स्कैंडियम है, स्कैंडियम ये रहा, स्कैंडियम के नीचे वाई है। अब आप देखें यहां इसके नीचे बिल्कुल वाई पड़ा है, तो मेंडलीफ ने इसको नाम दिया एक्का बोरोन, एक्का बोरोन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक्का बोरोन तत्व है, स्कैंडियम है। एक्का बोरोन क्यों कहा उसने? क्योंकि थर्ड बी का पहला तत्व है, ये थर्ड बी का पहला तत्व है, तो उसने इसको थर्ड ए के पहले तत्व से कंपेयर करके बताया। जिस प्रकार थर्ड ए में पहला तत्व बोरोन है, तो उसको नाम तो पता नहीं था, तो उसने कह दिया इसको एक्का बोरोन, एक्का बोरोन। थर्ड ए का पहला तत्व बोरोन और थर्ड बी का पहला तत्व वो कह गया एक्का बोरोन। अब आपसे एक्का बोरोन पूछ लेता तो एक्का बोरोन स्कैंडियम है, बाकी के इजी है बिल्कुल। अब एल्यूमिनियम के बिल्कुल नीचे वाले को नाम देगा एक्का एल्यूमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम, जो वर्तमान में गैलियम है। अब आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के बिल्कुल नीचे वर्तमान में गैलियम है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। यहां इस पोजीशन पर आप देखें तो एल्यूमिनियम के बिल्कुल नीचे गैलियम है, और मेंडलीफ में ये पता नहीं था, तो मेंडलीफ इसको एक्का एल्यूमिनियम कह गया था, इसको एक्का एल्यूमिनियम। ऐसे ही सिलिकॉन के बिल्कुल नीचे वाली जगह भी वो खाली छोड़ गया और इसको नाम देगा एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन। सिलिकॉन के बिल्कुल नीचे वाली जगह खाली छोड़ी उसने और नाम देगा एक्का सिलिकॉन। वर्तमान में हम वहां जर्मेनियम पढ़ते हैं। अब आप देखें ये एरिया, ये जो एरिया है ये एक्का सिलिकॉन, वर्तमान में जर्मेनियम है। तो एक्का बोरोन पूछ लेता है तो स्कैंडियम है, एक्का एल्यूमिनियम पूछ लेता है तो गैलियम है, एक्का सिलिकॉन पूछ लेता है तो जर्मेनियम है। गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे है तो एक्का एल्यूमिनियम नाम दे गया वो। जर्मेनियम सिलिकॉन के नीचे है तो जर्मेनियम को एक्का सिलिकॉन नाम दे गया वो। लेकिन स्कैंडियम के ऊपर कोई नहीं था, तो स्कैंडियम की उसने तुलना की थर्ड ए के साथ, थर्ड ए का कंपैरिजन और थर्ड बी का कंपैरिजन किया।
थर्ड ए का पहला तत्व बोरोन है, तो थर्ड बी का पहला तत्व वो कह गया एक्का बोरोन। क्लियर? तो एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन नाम दे गया वो। और देखें अब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए भी रिक्त स्थान छोड़ा जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों को उसने एक्का बोरोन यानी स्कैंडियम, एक्का एल्यूमिनियम जो वर्तमान में है गैलियम, तथा एक्का सिलिकॉन यानी जर्मेनियम नाम दिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेंडलीफ की। और इसके अलावा जो मेंडलीफ की उपलब्धि थी, अकीरिया गैसों की खोज के बाद बिना आवर्त सारणी हिलाए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी हिलाए बिना ही उनको स्थान दे दिया गया, अकीरिया गैसों को स्थान दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी एक बार पुनः आपके सामने है, शॉर्ट में बनाई हुई है बिल्कुल। और ये लास्ट में अकीरिया गैस से स्थान दे दिया गया, अकीरिया गैसों को बिना आवर्त सारणी छेड़े। तो आवर्त सारणी को कहीं भी हिलाना नहीं पड़ा और अकीरिया गैसों को स्थान दे दिया गया उसके अंदर। अब मेंडलीफ की सारणी की जो कमियां रही उनकी हम बात करें तो मेंडलीफ की सारणी की एक तो कमी वही है जो हाइड्रोजन का स्थान है, ये तो अभी तक ज्ञात नहीं है हाइड्रोजन का स्थान। और दूसरा, समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है। तो अगर अलग अलग परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करें तो समस्थानिक अलग अलग स्थान पर आने चाहिए, क्योंकि इसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लगाई है। अगर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो फिर अलग अलग स्थान पर आना चाहिए। 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन के समस्थानिक ले लें हम लोग। 1H1 और 1H2 दो की चर्चा कर लें हम लोग। एक तो 1H1 और एक 1H2, इन दो की अगर चर्चा कर लें हम तो इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार अलग अलग है। दोनों का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो फिर दोनों को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए। लेकिन मेंडलीफ की सारणी में इन्हें अलग अलग स्थान नहीं दिया गया, तो ये कमी थी। और एक जो सबसे बड़ी कमी मेंडलीफ की सारणी में पाई गई वो यहां आ रहे हैं हम लोग मेंडलीफ की सारणी पे। अब आप देखें, अब आप इस पोजीशन को देखें। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी वो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी, लेकिन यहां जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं टेल्यूरियम और आयोडीन को, यहां बढ़ते परमाणु भार का पालन नहीं हुआ है। टेल्यूरियम का परमाणु भार 127.60 बताया गया है और आयोडीन का 126.9 बताया गया है। तो यहां बढ़ते परमाणु भार का पालन नहीं हुआ। इसके अलावा अब जो हाईलाइट कर रहा हूं, देखो कोबाल्ट और निकिल वाली पोजीशन मैंने हाईलाइट करी है, यहां भी बढ़ते परमाणु भार का पालन नहीं हुआ है, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का पालन नहीं हुआ है। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.93 और निकिल का परमाणु द्रव्यमान 58.71 बताया गया है। तो सभी जगह पर बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का पालन नहीं हुआ, तो ये भी कमी रही मेंडलीफ की सारणी की। तो अब हम देखें मेंडलीफ की सारणी की कमियों में ये दिया हुआ है, कमियां क्या क्या थी मेंडलीफ की सारणी की। मेंडलीफ की सारणी की कमियां, तो एक तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता, दूसरा समस्थानिकों का स्थान निर्धारण इस सारणी में नहीं किया जा सकता, और तीसरा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कई स्थानों पर बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का पालन नहीं किया गया। वो जो स्थान थे, एक तो कोबाल्ट और निकिल वाला, कोबाल्ट व निकिल, और दूसरा आयोडीन व टेल्यूरियम। तो ये दो स्थान थे, कोबाल्ट व निकिल और आयोडीन व टेल्यूरियम, जहां बढ़ते परमाणु द्रव्यमान का पालन नहीं हुआ है। और भी देखें हम लोग तो धातुओं व अधातुओं को अलग अलग गुण होने के बावजूद भी एक ही साथ स्थान दे दिया गया। ये भी क्लियर करें कैसे। यहां आप देखें, ये सारणी आपको दिखाई दे रही है, तो इस सारणी में अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये अधातु हैं, और वहीं क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, ये धातु हैं। तो धातु और अधातु के गुण तो अलग अलग हैं, लेकिन उन्हें एक ही वर्ग में रख दिया गया, छठे वर्ग में। तो ये भी मेंडलीफ की सारणी की कमी थी कि धातुओं और अधातुओं को अलग अलग गुणों के बावजूद भी एक ही वर्ग में स्थान दे दिया गया। तो ये कुछ कमियां थी मेंडलीफ की सारणी की जो हमने डिस्कस की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक क्लियर हुआ है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए वीडियो आधुनिक आवर्त सारणी के साथ। थैंक यू।